नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से सभी भैया और बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो नया लेसन है परमाणु और अणु शुरू करेंगे। नया लेसन परमाणु और अणु, इसी के बारे में हम सबसे पहले जो है आज जो है परमाणु के बारे में डिस्कस करेंगे कि परमाणु है क्या। परमाणु है क्या? परमाणु को इंग्लिश के अंदर ही एटम कहते हैं। तो सबसे पहले एक दार्शनिक आया था, ग्रीक दार्शनिक था जिसका नाम था गैरशीकरण ने ही सर्वप्रथम जो है परमाणु की जानकारी दी थी। मतलब हम कह सकते हैं कि परमाणु की सबसे पहले जानकारी देने वाला कौन था? एक ऋषि था, इसका नाम क्या था? महर्षिकण। और महर्षिकण ने क्या कहते हैं कि परमाणु क्या है? बहुत सूक्ष्मतम कण है जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। मतलब परमाणु जो है एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दो और दार्शनिक आए थे। ये दो दार्शनिक और थे जिनके नाम थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस। इन्होंने भी यही बताया कि परमाणु जो है एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिन्हें अगर हम विभाजित करते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि उस परमाणु को हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो ये कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में जानकारी दी थी। और इसकी जो डेफिनेशन है वो डाल्टन ने भी दी थी परमाणु की। और जॉन डाल्टन ने क्या किया था? परमाणु सिद्धांत के अंदर बताया था कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो। तत्व जो है परमाणु जो है वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, इन तीनों अवस्था में हो सकता है और इन्हें हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो उसे भी डाल्टन ने क्या बताया था? परमाणु बताया था। अब हम इसी के अंदर जो है एक और वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था आर्थर एल लवासिए, जिसने रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। तो उस नियमों को हम पढ़ेंगे। जो हमारी 9th क्लास की बुक के अंदर दो नियम दिए हुए, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तो दोनों नियम आज ही हम इसी क्लास के अंदर पूरे करेंगे। चलिए, तो पहला नियम शुरू करते हैं हम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए, आपको बोर्ड के ऊपर जो एक डायग्राम दिख रहा होगा, मैंने एक क्लास ली है, उसी के अंदर मैंने एक परत नली भी दी है। उस परत नली को मैंने किससे बांध दिया? डोरी से बांध दिया है। और इसमें जो है दो प्रकार के विलयन दिए। एक का नाम तो मैंने दिया एक्स विलयन और दूसरे विलयन का मैंने क्या नाम दिया? वाई विलयन। अब हम एक्स विलयन और वाई विलयन की जगह जो है अलग अलग प्रकार के हम जो है विलयन ले सकते हैं। तो मैं एक्स विलयन के अंदर जो है मैं ले रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट ले रहा हूं जिसकी 1.43 ग्राम मात्रा ले रहा हूं मैं। और वाई विलयन के अंदर जो है सोडियम कार्बोनेट ले रहा हूं मैं जिसकी मैं 1.74 ग्राम मात्रा ले रहा हूं। आप देखोगे कि तीनों की मैंने क्या ली? दोनों की मैंने क्या ली? एक्स और वाई विलयन जो है दोनों की मैंने अलग अलग मात्रा ली। अब मैंने परत नली के अंदर जो वाई विलयन है उसको मैंने इस प्रकार से लगाया कि दोनों विलयन जो है आपस में मिक्स ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि आप देखोगे कि दोनों विलयनों का जो द्रव्यमान है क्या होगा? निश्चित होगा। अगर मैं कहूं कि मेरा जो द्रव्यमान है, मनुष्य का जो द्रव्यमान है वो हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। क्या रहेगा? निश्चित। क्यों रहेगा? क्योंकि द्रव्यमान को हमेशा किसमें मापा जाता है? मास को किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में। मतलब द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? किलोग्राम के अंदर। तो हमारा जो द्रव्यमान है पृथ्वी पर जितना है निश्चित, अगर हम चंद्रमा में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी हमारा द्रव्यमान क्या रहेगा? हमेशा निश्चित ही रहेगा। तो रासायनिक संयोजन का जो नियम है उसी के अंदर जो है द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, ये नियम है क्या? तो इस नियम को पहले मैं लिख लेता हूं मैं। तो रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था? सबसे पहले उस वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम था आर्थर एल लवासिए। इस वैज्ञानिक ने जो है रासायनिक संयोजन के नियम दिए। रासायनिक संयोजन के टोटल 5 नियम है जिसमें से 2 नियम जो है हमको जो है इसी कक्षा के अंदर 9वीं के अंदर जो है पढ़ने हैं। तो रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या? इस नियम के अनुसार किसी भी
रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब जो आत्मा लवासी था वैज्ञानिक, उसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो बताया था, उस नियम के अंदर क्या बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान का मतलब उत्पन्न किया जाता नहीं उसको नष्ट किया जाता। मतलब किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। तो एक छोटा सा प्रयोग था जो मैंने प्रयोग बताया आपका कि इसके अंदर जो मैंने अलग अलग मात्राएं ली थी, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट की। तो आप लोगों ने इनकी जो मात्रा थी ग्राम के अंदर वो भी हमेशा क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। दूसरा जो नियम है हमारे पास में, और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। अब ये जो नियम है ये प्राउस्ट दिया था, वैज्ञानिक था जिसका नाम था प्राउस्ट। प्राउस्ट ने जो है स्थिर अनुपात का नियम दिया था, और इस नियम के अंदर जो है उसने बताया था कि कोई भी तत्व या यौगिक को उसका जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। जिसे हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो किसी भी इस नियम को भी लिख देता हूं मैं, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, स्थिर अनुपात का नियम। चलिए देखिए एक बार वापस स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम किसे प्राउस्ट ने दिया था? इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल द्वारा समझेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है कैसे इसके अंदर जो है तत्व जो है वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है। जैसा एग्जांपल लेते हैं जल का, जैसे H2 ले रहा हूं मैं, ये जल का रासायनिक सूत्र है। अब आप देखोगे कि जल के अंदर जो है हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की कितनी है, 1 ही है। अगर मुझे इसका अनुपात निकालना है, स्थिर अनुपात निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो है हमको 1 से 25 तक जो है लगातार जो है आवर्त सारणी के अंदर जो परमाणु क्रमांक है तत्वों के वो याद होकर रखने पड़ेंगे, तो हम उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका जो स्थिर अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात इसका 8 हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। अधिकतर तत्व जो होते हैं उनकी द्रव्यमान संख्या जो डबल होती है, लेकिन कुछ तत्व जो होते हैं उनकी द्रव्यमान संख्या जो आगे पीछे हो सकती है। अब द्रव्यमान संख्या का पता कैसे लगाएंगे? तो आपने देखा होगा कि द्रव्यमान संख्या का पता लगाने के लिए हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का परमाणु के अंदर योग करेंगे, वही उस तत्व की क्या हो जाएगी, परमाणु संख्या हो जाएगी। तो हमको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग करना है तो सीधा डबल हो जाएगा, उसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 का परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान 16 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 16 हो जाएगा। चलिए तो इसको हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 8। तो H2 का जो स्थिर अनुपात होगा वो कितना होगा, 1 अनुपात 8 होगा। अगर उसी प्रकार से मुझे अगर बोला जाए कि अमोनिया का निकालना है, मुझे अमोनिया का स्थिर अनुपात निकालना है, तो अमोनिया का स्थिर अनुपात भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 7 हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। तो 14 अनुपात हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक एक ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 3 है, तो 14 अनुपात 3। ये जो है स्थिर रहेगा, विकल्प याद रखिए ये रहेगा, अमोनिया का जो स्थिर अनुपात है वो 14 अनुपात 3 रहेगा। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का कितना होता है 6, कार्बन का परमाणु कितना होता है 6, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होगा 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 होता है। यहाँ पर O2 है तो 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा 32। इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो 6 अनुपात 16, इसको और तोड़ेंगे हम 3 अनुपात 8, ये 3 अनुपात 8 जो है ये CO2 का क्या हो जाएगा स्थिर अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्थिर अनुपात। तो ध्यान रखना कि मैंने H2O का, अमोनिया का, NH3 का और CO2 इन तीनों का स्थिर अनुपात निकाला। नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है, तो ये एक निश्चित अनुपात है। मैंने जैसे जल का निकाला तो 1:8 में इसका स्थिर अनुपात है, 2:3 में ये अमोनिया का स्थिर अनुपात है, 3:8 में ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिर अनुपात। इसी प्रकार से आप अन्य भी किसी यौगिक का भी स्थिर अनुपात निकाल सकते हो, उसके तत्व और उसके द्रव्यमान संख्या का पता आपको होना चाहिए। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 1 से 25 तक जो है तत्व हमको याद होना चाहिए, इनकी द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए। अब आपको दिमाग में डालो कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे। चलिए तो आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूं द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 23 होती है, कितनी होती है 23, लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है कितनी होती है 22.8 होती है, इसको हम 23 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? अब द्रव्यमान संख्या 23 कैसे होगी, तो देखिए मैं आपके सामने छोटा सा एक परमाणु बना रहा हूं, ये नाभिक है, ये दूसरा कक्षक, ये तीसरा कोश, ये चौथा कोश। अब हमको पता है कि नाभिक सेंटर में क्या होता है, नाभिक भी होता है और क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी होती है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान रखना है कि जितनी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी नाभिक में, उनका योगी क्या कहलाएगा द्रव्यमान संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी द्रव्यमान संख्या। और उन दोनों को जोड़ने पर अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ लेता हूं जिसे क्या कहते हैं न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्या कहते हैं साइंस की भाषा के अंदर न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है वही क्या होगा द्रव्यमान संख्या होगी। अगर मैं बोलूं सोडियम के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो सोडियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या 12 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 11 होगी। तो 12 और 11 को जोड़ दो कितना होगा 23 होगा। लेकिन अधिकतर तत्व जो होते हैं उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है सीधी डबल होती है। जैसे हम कहते हैं मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु कितना होता है 12 होता है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 24 होती है, कितनी होती है 24। उसी प्रकार से कार्बन जो है इस कक्षा में होता है, द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन इनके समस्थानिक भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसी प्रकार से भी कार्बन के भी क्या होते हैं 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के भी कितने होते हैं 3 समस्थानिक होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है अलग अलग होती है। इसीलिए इनके परमाणु क्रमांक जो है वो सेम रहेंगे और द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी अलग अलग हो जाएगी। तो हम किसी भी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग करके निकाल सकते हैं, और द्रव्यमान संख्या निकालते तो हम क्या कर सकते हैं स्थिर अनुपात भी निकाल सकते हैं। चलिए तो इसी टॉपिक के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे जो मैं आपको होमवर्क के अंदर पीडीएफ के रूप में भेजूंगा। और सभी भैयाओं से एक और निवेदन है कि वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो के नीचे जो है अपना कमेंट जरूर करें, स्कूल का नाम और भैया का नाम जरूर लिखें, इससे उस भैया की उपस्थिति जो वो ली जा सके। धन्यवाद।